पीरियोडिक टेबल के ऐसे एलिमेंट्स जिनका आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जा पहुंचता है उनके डी ऑर्बिटल्स में। ऐसा एक नहीं बल्कि अनेक एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, और ऐसे सारे एलिमेंट्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th केमिस्ट्री डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को सिर्फ इस एक वीडियो में, और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ये है हमारा पहला वीडियो। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद हमेशा की तरह आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। I'm sure तैयारी होंगे सब लोग। Let's get started। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक लोकेट होने वाले एलिमेंट्स को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। क्यों? इनके पोजीशन की वजह से। अगर ध्यान से देखो पीरियोडिक टेबल में, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लोकेटेड होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। जैसा कि हम सभी को पता है कि जिधर एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उस तरफ हमें ज्यादातर मिलते हैं मेटल्स। अगर हम उल्टे तरफ चले जाएं, जहां पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वहां पर हमें ज्यादातर मिलते हैं नॉन मेटल्स, राइट। तो बीच में जो ये मेटल्स होते हैं, बीच में जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ये ट्रांजिशन दिखाते हैं हमें एस से पी ब्लॉक तक की जर्नी का, and that is why they are called the transition metals। D block elements, ऐसा हम इन्हें कहते क्यों हैं? क्योंकि इन एलिमेंट्स का आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट निकल। तो निकल का अगर हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करें तो इट सेज 3d84s2। ठीक है, इसको एक नजर देखते ही आपको क्या लगेगा कि मैम जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन है ये तो 4s में जा रहा है, डी में थोड़ी ना जा रहा है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो जा रहा है 3d में, ना कि 4s में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके लिखते हैं? ऑफ बॉ प्रिंसिपल। एब्सोल्युटली करेक्ट। हम क्या करते हैं, कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा, उसके बाद कौन सा फिल होगा, उसके बाद कौन सा फिल होगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, जो हमने ऑफ बॉ प्रिंसिपल में सीखा था, है ना। जैसे 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे इस ऑर्डर में ऑफ बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स डालते जाते हैं। ठीक है, तो इस ऑफ बॉ प्रिंसिपल के ऑर्डर के हिसाब से जब हम इलेक्ट्रॉन को डालने वाले होते हैं 4s और 3d में, तो किसका नंबर पहले आता है? पहले नंबर आता है 4s का। क्यों? क्योंकि 4s के लिए n+l, याद है n+l रूल? n+l की वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन कब जाएगा? पहले जाएगा, बाद में जाएगा? देख लेते हैं। 4s की बात करो। 4s के केस में l की वैल्यू क्या है? 0, n की वैल्यू है 4, तो 4 + 0 इज 4। ओके, अब बात करो 3d की। 3d की केस में n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू क्या है? d ऑर्बिटल, sp_d, d की वैल्यू है 2, तो यानी कि यहाँ पे 3 + 2 दैट इज 5। तो n+l की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा है? 3d में ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाद में 3d में जाएगा, पहले किस में जाएगा? 4s में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये थोड़ा रिकैप कराया मैंने। आई एम प्रीटी श्योर कि 11th की केमिस्ट्री में आप सब ने मेरे साथ ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। नहीं पढ़ रखी है तो फटाफट से जाओ और जाके पढ़ो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना जानना काफी है कि भैया ऑफ बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाता है, और उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा 4s पहले फिल होता है, उसके बाद 3d फिल होता है। बोलने का मतलब है कि अगर हम निकल की बात करें तो इसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है? 3d, डी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसीलिए ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। बात करो आयरन की। आयरन के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, 3d6 4s2, तो जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है किसमें गया? 3d के अंदर गया, इसीलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो कुल मिला के कहानी कुछ यूं है मेरे बच्चों कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा जाता है एक डी ऑर्बिटल में। अब यहां पर इस पूरी कहानी की शुरुआत में ही एक डाउट क्लियर कर देती हूं मैं। बहुत बार हम लोग कहते हैं कि यार डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, राइट।
तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या जितने डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं? यहां पर आपको एक बात जानने की जरूरत है। ट्रांजिशन मेटल्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि ये वैसे एलिमेंट्स हैं जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। बहुत ध्यान से सुनो, डी ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। अगर ऐसा हो, चाहे उसके ग्राउंड स्टेट में या किसी भी और ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट हमें क्या चाहिए कि उसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम उसे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब इसका यह मतलब हुआ कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अधिकतर डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं, जैसे कि जिंक, जैसे कि कैडमियम, जैसे कि मरकरी। क्यों? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो। जिंक के कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो 3d10,4s2 डी ऑर्बिटल में गया है आखिरी इलेक्ट्रॉन, बट डी ऑर्बिटल जो है ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो यानी कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बात करो कैडमियम की, 4d10,5s2, यहां भी वही कहानी कि भाई डी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, यानी कि ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बात करो मरकरी की, 5d10,6s2, यहां भी वही एग्जैक्टली सेम टू सेम कहानी यार कि डी ब्लॉक क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। हमेशा की तरह वही सवाल कि मैम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना क्यों है? अरे यार, जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे प्लैटिनम हो, ये सब किसके अंडर फॉल करते हैं? ये सब फॉल करते हैं अंडर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इतना ही नहीं, जितने भी इंडस्ट्रियली यूजफुल मेटल्स हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, टाइटेनियम, ये सारे भी फॉल करते हैं अंडर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो भाई जहां पर इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉल करते हैं उसको पढ़े बिना छोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों, टाइम आ गया है कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को थोड़ा सा हाय हेलो कर लेते हैं, परिचय कर लेते हैं इन एलिमेंट्स के साथ। तो वैसे तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के अंदर, बट इनको हम देखते हैं कैसे समझेंगे। इनको ना एक एक रो में अरेंज कर दिया गया है, लाइक एक एक रो को हम एक एक सीरीज कहते हैं, जैसे फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज। ठीक है, हम नोटिस ये भी करते हैं कि एक सीरीज में लाई करने वाले जो एलिमेंट्स हैं इनमें आपस में काफ़ी सिमिलैरिटीज होती हैं। इनफैक्ट हम थोड़ी ही देर में इनके प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आप सारे के सारे सीरीज़ को बिल्कुल याद रखो, बिकॉज दैट इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड एट योर लेवल। लेकिन जो पहला सीरीज़ है हमारा, उसको अगर आप याद रखोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि आगे जाके जब हम प्रॉपर्टीज़ की ट्रेंड्स को समझेंगे तो हर जगह हम पहले सीरीज़ का एग्जाम्पल लेते हुए ही समझेंगे। तो अगर आपको वो सीरीज़ जुबानी याद होगा तो आपको ट्रेंड को समझने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो चलो एक स्पेशल मुलाकात करते हैं फर्स्ट सीरीज से। स्कैंडियम, टिटानियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये है हमारा पहला सीरीज और इसे आपको रखना है याद। कैसे याद रखोगे? मेमोरी टिप से, ऑफ कोर्स। तो यहां देती हूं मैं आपको एक मेमोरी टिप। साइंस टीचर वानी कौर मांगे फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। याद रहेगा? एक बार फिर से, साइंस टीचर वानी कौर मांगे फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर? तो अगर ये स्टेटमेंट आपको याद रहा तो आपको ये सीक्वेंस भी बड़ी आसानी से याद रहेगा। अब ठीक इसी तरह से अगर आप चाहो तो सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज के लिए मेमोरी टिप खुद बना सकते हो, और अगर आप ऐसा कोई मेमोरी टिप बनाते हो तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इन जनरल जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूं फॉर्मेट का होता है, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो एक ऑर्बिटल s ऑर्बिटल होगा, ns ऑर्बिटल, अब दैट कुड बी 3s, 4s, 5s, 6s, है ना। ns ऑर्बिटल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि एनीवेज s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही रह सकते हैं। और जो n-1 d होगा, राइट, उस ऑर्बिटल में, अब ये n-1 d 3d हो सकता है, 4d हो सकता है, 5d हो सकता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 to 10, मैक्सिमम 10 ही हो सकते हैं d ऑर्बिटल में। तो 1 से लेके 10 तक के बीच में कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसमें। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का वो कुछ ऐसा ही होगा।
ठीक है। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है, मैंने पहले भी बताया था। ऑफ बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करते हैं, किस ऑर्डर में फिल करते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल। इंक्रीजिंग एनर्जी कैसे पता करते हैं हम, n+l रूल से। n+l की वैल्यू जिसकी ज्यादा है उसकी ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से जो सीक्वेंस चलता है वो कुछ यूं होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड सो ऑन। तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। जैसे मान लो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें n जो है दैट डिनोट्स की ये जो s है दैट इज द वैलेंस शेल, ठीक है। उसके बाद n-1 वाला जो शेल होता है वो कौन सा होता है, उसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। और जो उसके भी अंदर वाला शेल होता है उसे हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होने चाहिए। हालांकि आप देखोगे कि जब हम डिस्कस करेंगे ना, हम मोस्टली DES ऐसे ही बोल के बताते हैं कि किस ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, बट दीज आर सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होने चाहिए। सबसे बाहर वाला शेल वैलेंस शेल, उसके अंदर वाला पेनल्टीमेट, उसके अंदर वाला एंटी पेनल्टीमेट। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ट्रेंड्स के बारे में, कि मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज का ट्रेंड कैसा होता है। एक खास चीज जो हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज ज्यादा होती हैं कंपेयर टू ग्रुप सिमिलैरिटीज। ग्रुप तो समझते हो, जो वर्टिकल कॉलम्स होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रो में लाई करने वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लो सीरीज 1 वाले जो एलिमेंट्स हैं इनमें बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। उसी तरह जो सीरीज 2 वाले हैं इनमें आपस में बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हम जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हर जगह हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन अ सीरीज, कि भाई इस सीरीज में क्या सिमिलैरिटीज हैं या फिर क्या एक्सेप्शंस हैं। और मतलब लेट मी टेल यू अप फ्रंट कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ना जब हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे हर जगह एक्सेप्शन मिलेगा। मतलब एक्सेप्शन जो है ना इज पार्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज, उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, कॉम्प्लेक्स आयंस, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो भाई लिस्ट लंबी है। हाँ, तो एक एक करके इन सारे प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। ट्रेंड्स में सबसे पहले बात करने वाले हैं हम अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जैसा नाम वैसा काम, जैसा कि मैंने बोला था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। मेटल्स क्यों? क्योंकि जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो इनके अंदर मेटल्स की तरह काफी सारे मेटालिक प्रॉपर्टीज यहां पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी। बोले तो जैसे मेटल्स को हम ऐसे खींच के थिन वायर्स के फॉर्म में बना सकते हैं, राइट, उसे हम कहते हैं डक्टाइल या फिर डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी हमें इन एलिमेंट्स में भी देखने को मिलता है। मैलिएबिलिटी, बोले तो इनको हम पीट के थिन शीट्स के फॉर्म में बना सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की शीट होती है, गोल्ड की शीट होती है, राइट। तो ये भी इनकी एक खासियत होती है। मेटालिक लस्टर, मेटल जैसा शाइन होता है इनके सरफेस पे। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, बोले तो ये हीट को अपने थ्रू पास होने देते हैं। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू कंडक्ट होने देते हैं। They have one or more typical metallic structures at room temperature। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी। They are very hard and very low volatility। वोलाटाइल क्या होता है? जो बड़ी आसानी से अपने वेपर स्टेट में चला जाता है, बट ये आसानी से जाने वालों में से नहीं होते हैं, राइट। बट इनके भी एक्सेप्शंस हैं, कौन से? जिंक, कैडमियम और मरकरी। मेटल्स की तरह इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। ऐसा क्यों होता है? सवाल आ ही रहा होगा दिमाग में, चलो समझते हैं, ठीक है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, हम किसी भी चीज को मेल्ट करते हैं। जैसे मान लो आइस का एग्जांपल लेते हैं, आइस सॉलिड में है, सॉलिड को अगर मेल्ट करोगे तो क्या होगा? वो लिक्विड में जाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में ले जाने के लिए बेसिकली अंदर हो क्या रहा है, पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ाया जा रहा है, राइट। क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, सॉलिड से हम लिक्विड में ले जाना चाह रहे हैं, तो पार्टिकल्स के बीच की जो बॉन्डिंग है ना उसको हमें तोड़ के उन्हें थोड़ा दूर दूर ले जाना होगा, तब वो जाता है लिक्विड स्टेट में। मतलब मोर और लेस बात को समझ रहे हो? ग्रेट। अब देखो होगा क्या, यहां पर हम जिन
एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, इनमें एक खास बात ये होती है कि जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि NS वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो पेनल्टीमेट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि N-1D वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं इन इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग बनती है, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स कई सारे हैं, वैलेंस शेल वाले भी हैं और पेनल्टीमेट शेल वाले भी हैं, दोनों मिलके पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। अब इतना तो सबको पता ही है कि भाई बॉन्डिंग वगैरह में कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इतनी ज्यादा है तो क्या होगा, जितना ज्यादा तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा बाहर के शेल में, उतनी स्ट्रॉन्ग क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। अब बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उसको मेल्ट कराना या उसको बॉयल कराना उतना मुश्किल होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ के तुम्हें उनको दूर दूर भेजना है, राइट। कहानी समझ में आई, लॉजिक समझ में आया, ग्रेट। इसका मतलब है कुल मिला के बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी ये है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, उतना ही हायर बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होगा, राइट। मतलब ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ आई? सुपर्ब। अब यहां का ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सीरीज 1 पे फोकस करेंगे। सीरीज 1 क्या है हमारा, स्कैंडियम टिटैनियम। अच्छा, स्कैंडियम टिटैनियम से नहीं, हम मेमोरी टिप से बोलेंगे, ठीक है। साइंस टीचर वानी कौर मांगे फिर कोबाल्ट, आयरन, कॉपर, निकल, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, स्कैंडियम। स्कैंडियम का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d1 4s2। उसके बाद टिटैनियम की तरफ चलो, 3d2 4s2, फिर 3d3 4s2, 3d4 4s2, राइट। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम फर्स्ट सीरीज में लेफ्ट की से राइट की तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, जो डी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब देखो डी में, डी के अंदर कितने डब्बे होते हैं, 5 डब्बे होते हैं, राइट। डब्बे क्या होते हैं, बेसिकली डी ऑर्बिटल के अंदर हम टोटल 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, है ना। ये बेसिक चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ रखी है। 10 इलेक्ट्रॉन कैसे डलते हैं, पहले सारे डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन डलता है, उसके बाद एक एक और पेयर अप होता है ना। ऐसे ही इसी पैटर्न में इलेक्ट्रॉन्स डलते हैं, है ना, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, स्कैंडियम से जैसे जैसे हम जाएंगे राइट की तरफ तो क्या होगा, पहले 3d1 है, यानी कि डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर 3d2 यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर 3d3 यानी कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर 3d4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर 3d5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट 3d6 जैसे ही हुआ तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, वापस से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो बोलने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पहले बढ़ रहा है, बीचों बीच जाके मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद फिर से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहा है। तो इस लॉजिक के हिसाब से आपका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कैसा होगा, वो भी ऐसा ही होगा, राइट। कि पहले वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बीचों बीच मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद फिर उसका ट्रेंड घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा। इनफैक्ट अगर मेल्टिंग पॉइंट के ग्राफ को देखो तो ग्राफ भी देखो कैसा दिख रहा है कि बीचों बीच समहाउ थोड़ा सा मैक्सिमा आ रहा है, राइट। यूं इस टाइप का ग्राफ है। हालांकि एक्सेप्शन सब जगह है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, राइट। बीचों बीच देखो मैंगनीज है जहां पर एक सडन डिप है, उसी तरह बीचों बीच देखो टीसी है, टेक्नीशियम, वहां पर भी एक सडन डिप है। तो दीज आर एक्सेप्शंस, बट इन जनरल अगर तुम ग्राफ का पैटर्न देखोगे तो कैसा है पैटर्न, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बीचों बीच लगभग मैक्सिमम है, फिर घटने लग जाता है, राइट। और अब ये ट्रेंड ऐसा क्यों है ये भी सबको समझ में आ गया। अगला फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। होता क्या है समझेंगे अभी। सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। वो तो ठीक है मैम, बट ये होता क्या है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हम उस एंथैल्पी चेंज को कहते हैं विच एक्कम्पनीज सेपरेशन ऑफ ऑल द एटम्स इन अ गिवन सब्सटेंस, ठीक है। अगर हम एक ट्रांजिशन मेटल की बात करते हैं तो ये ट्रांजिशन मेटल जो है लैटिस बनाकर रहते हैं। लैटिस कैसे बनेगा, एटम्स के बीच में बॉन्डिंग से एक फिक्स्ड एक परफेक्ट लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा,
है ना। बट मैं कह रही हूँ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है ये जो सारे एटम्स है ना, इन सारे एटम्स को सेपरेट कर देना, दैट इज एटोमाइजेशन। जब इन एटम्स को हम सेपरेट करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं उन सारे बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। और जैसा कि हमें पता है कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। और ये जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, दिस एनर्जी अकाउंट्स फॉर द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बात समझ में आई? सुपर। अब इसका ये मतलब हुआ, जब मैंने ये बोला कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होते हैं, यानी कि इनके एटम्स को अगर मुझे सेपरेट आउट करना है तो उसके लिए मुझे काफी सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब समझते हैं ट्रेंड को। ट्रेंड कैसा होगा इनका? ट्रेंड में वापस से सेम कहानी है। अब देखो, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस में पार्टिसिपेट करते हैं? बॉन्डिंग में। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना गहरा बॉन्ड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, राइट। तो उतना ही ज्यादा क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। ठीक है, ओके। तो अगर मुझे ट्रेंड देखना होगा तो ट्रेंड देखने के लिए मुझे फोकस करना पड़ेगा किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है भाई? फर्स्ट सीरीज की बात कर लो, ठीक है, साइंस टीचर वीना कौर मांगे, फिर कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। ठीक है, तो अगर फर्स्ट सीरीज की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करो, आउटर कॉन्फ़िगरेशन पे। 3D1, फिर 3D2, फिर 3D3, फिर 3D5, राइट। क्या हो रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में बढ़ रहे हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी गहरी बॉन्डिंग, उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, उतना ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उनको एटोमाइज करने के लिए, उनके एटम्स को सेपरेट करने के लिए। यानी कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो भी जो है लेफ्ट से राइट जैसे जैसे जाओगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बीचों बीच पीक पे आएगा और उसके बाद फिर से घटने लग जाएगा, राइट। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द ग्राफ टेल्स अस। ग्राफ को भी अगर हम देखें तो लगभग ऐसा ही ग्राफ दिखता है, बट जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक आधा एक्सेप्शन तो बनता है। तो ये तो कहानी थी एक सीरीज की, फर्स्ट सीरीज की। अब जब हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यूज देखते हैं सेकंड सीरीज या थर्ड सीरीज की, तो हम क्या नोटिस करते हैं? ग्राफ पे फोकस करो। ग्राफ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि सेकंड सीरीज का जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो फर्स्ट सीरीज से ज्यादा है, थर्ड सीरीज का जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो सेकंड सीरीज से ज्यादा है। तो बच्चों, अब अगला ट्रेंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को एक्सप्लेन करता है दो कॉन्सेप्ट। पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम कहते हैं जेड इफेक्टिव, और दूसरा है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले तो हम इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है मोस्टली क्लास 11th की केमिस्ट्री में, बट कोई नहीं, फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा होता है? बीच में होता है एक न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके बाद शेल्स में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, अब जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के चार्ज को कितना एक्सपीरियंस करेगा, ये डिपेंड करता है कि इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में कितने और इलेक्ट्रॉन्स हैं। करेक्ट, बात समझ में आ रही है? इट इज लाइक, लेट अस सपोज कि आप एक क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है। अब टीचर जो है वो बोर्ड पे कुछ कुछ लिख के पढ़ा रहा है, तो बोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब आप लेट से कहीं भी बैठे हो, लास्ट बेंच पे ही बैठे हो, बट बोर्ड और आपके बीच में कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? आपको बिल्कुल साफ साफ बोर्ड दिखाई देगा। लेकिन लेट अस सपोज कि बीच में मैंने पर्दे डाल दिए, मैंने एक पतला सा पर्दा डाल दिया, अब आपको उतनी क्लियरली दिखाई देगी? नहीं। अब मैंने बीच में 2-3 पर्दे डाल दिए, तो आपकी जो बोर्ड का जो क्लैरिटी था आपके लिए वो क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, राइट। तो यानी कि ये जो स्क्रीन्स हैं, ये जो बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब जो आप जो बैठे हो, आप इफेक्टिवली बोर्ड का आपको जितना दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं जेड इफेक्टिव। बोलने का मतलब है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इफेक्टिवली न्यूक्लियस के कितने पॉजिटिव चार्ज को एक्सपीरियंस कर रहा है उसे हम कहते हैं जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये कहानी समझ में आई अच्छे से? तो इस कहानी में किसका इन्वॉल्वमेंट है? कहानी में इन्वॉल्वमेंट है कि भाई सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या किसी ने और पर्दे लगा दिए हैं? क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए हैं? इन चीज़ों पे डिपेंड करता है
कि भाई Z इफेक्टिव कितना होगा या स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होगा। तो बच्चों अब इस लॉजिक को बहुत ध्यान से समझो। जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है न्यूक्लियस का, राइट, वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में और इस न्यूक्लियस में अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब इनमें अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा, राइट, यही होना चाहिए, बिल्कुल, और यही होता है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रेंड को। ये लॉजिक समझ में आ गया ना, अब ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, जब हम ट्रेंड को देखते हैं, हम जब पहले सीरीज में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाते हैं तो क्या हो रहा है, मेरा जो एटॉमिक नंबर है वो एक एक करके बढ़ रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, एज सच नंबर ऑफ लेयर्स तो नहीं बढ़ रहे हैं, एज सच बीच में पर्दे सच तो नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एक एक बढ़ता जा रहा है बाहर वाले शेल में। ठीक है, तो इसका मतलब है स्क्रीनिंग जो है इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन जो Z इफेक्टिव है, राइट, मतलब विथ ईच इलेक्ट्रॉन एडेड जो नेट Z हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो तो उतना ही है, राइट। तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट तो हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से लेयर्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो साइज इंक्रीज होने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो साइज बल्कि क्या हो रहा है, साइज बल्कि कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, तो यानी कि बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो साइज छोटा हो रहा है। ठीक है, तो कहानी मेरी सही जा रही थी, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, यहां तक कहानी सही चल रही थी। यहां तक जो है साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। क्यों डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि जो Z इफेक्टिव है वो क्या हो रहा था, वो बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों का जो साइज है वो बराबर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करो तो क्या हो रहा है, जब तक हम आयरन तक पहुंच रहे हैं तब तक 3D में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी काफ़ी बढ़ चुका होता है। स्कैंडियम में शुरू करते हैं हम 3D1 से, फिर 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, राइट। तो जब d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कई ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होने लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो d ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 4s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी रिपेल करने लगते हैं। करेक्ट, अब इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा हो गए हैं भाई कि ये लोग आपस में रिपेल कर रहे हैं, ये लोग खुद ही स्क्रीन बन जा रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जा रहा है पिक्चर में। तो अब क्या हो रहा है, आयरन से कोबाल्ट और कोबाल्ट से निकल, हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई Z इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से इनका साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन की वजह से इनका साइज थोड़ा बड़ा हो गया। तो एक तरफ छोटा होना चाहिए था, एक तरफ थोड़ा बड़ा हो गया, तो कुल मिला के इनका साइज बराबर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम फर्दर कॉपर और जिंक तक जाते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि भाई एटॉमिक साइज डिक्रीज होना तो दूर की बात, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने लग गया। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉपर जिंक तक जाते जाते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा बढ़ गए, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो इफेक्ट है ना वो Z इफेक्टिव से भी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होने लग गया, साइज जो है वो इंक्रीज होने लग गया। ठीक है, तो पूरा एटॉमिक साइज का जो कॉन्सेप्ट है ये सबको समझ में आ गया। तो देखो, एटॉमिक साइज के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। पहला Z इफेक्टिव, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जब भी हम इस ट्रेंड को देखते हैं तो शुरुआत की तरफ आयरन तक जो है क्या हो रहा है, Z इफेक्टिव ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा होता है। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस वाले सेक्शन में जितना Z इफेक्टिव का पल्ला भारी होता है उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट का पल्ला भारी होता है, इस वजह से इनके साइजेस बराबर होते हैं। उसके बाद जब हम कॉपर और जिंक वाले तरफ चले जाते हैं तो वहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो पल्ला है वो भारी हो जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होने लगता है। तो भाई ये तो कहानी थी लेफ्ट टू राइट की। डाउन द ग्रुप की क्या कहानी है, अब देखो, जो हमने अपना पीरियोडिक टेबल का जो ट्रेंड पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे की तरफ हम जब भी जाते हैं तो क्या होता है, चूंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं इसीलिए एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है।
यही पैटर्न जब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो भाई सीरीज 1 और सीरीज 2 में ये पैटर्न देखने को मिलता है। सीरीज 1 का जो एटॉमिक साइज है उससे सीरीज 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो एटॉमिक साइज है वो ज्यादा है, विच इज फाइन। लेकिन जैसे ही हम सीरीज 3 के एलिमेंट्स को देखते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि सीरीज 3 के एलिमेंट्स का जो एटॉमिक साइज है वो सीरीज 2 के एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज के बराबर है। आइडियली तो इन्हें बढ़ना चाहिए था क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बट यहां पर ये बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? एंड द आंसर इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होना, छोटा होना। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ड्यू टू द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स बिफोर 5d ऑर्बिटल्स। ठीक है, 4f ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट जैसे ही हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वहीं पे हमें देखने को मिलता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है इनकी, मतलब ये जो है ना बहुत ही अच्छे स्क्रीन्स की तरह काम नहीं कर पाते हैं। यूँ समझ लो कि जो पर्दा है ना वो पर्दा ट्रांसपेरेंट है। अगर पर्दा ट्रांसपेरेंट होगा तो भाई शील्डिंग इफेक्ट अच्छी नहीं होगी, राइट? तो इसका मतलब जब शील्डिंग इफेक्ट अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में जो पर्दा है दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव, विच मीन्स जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, राइट? तो Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो क्या होगा? उसका साइज छोटा होगा। समझ रहे हो बात को कि क्यों ऐसा होता है? 4f ऑर्बिटल के पिक्चर में आते ही कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन्स, 4f ही नहीं कोई भी f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से Z इफेक्टिव ज्यादा होता है। Z इफेक्टिव ज्यादा होता है तो साइज छोटा होता है। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं हम अपने ट्रेंड पे। ट्रेंड पे हमने क्या देखा? डाउन द ग्रुप हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई साइज इंक्रीज होना चाहिए। सीरीज 1 से सीरीज 2 पे गए तो साइज इंक्रीज हुआ, बिल्कुल। सीरीज 2 से सीरीज 3 पे गए तो साइज बराबर ही रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि सीरीज 2 से सीरीज 3 में हम जैसे ही गए हमने एक्सपेक्ट किया था कि साइज बढ़ेगा, बट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज थोड़ा कम हो गया। एज अ रिजल्ट बराबर हो गया सीरीज 2 और सीरीज 3 का साइज। क्लियर? अब एक और एक्सेप्शन देखो यहाँ पे, नॉट एग्जैक्टली एक्सेप्शन। जो पहला ग्रुप है यानी कि स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम, ये जो मेरा पहला ग्रुप है यहां पर हम देखते हैं एज वी गो डाउन साइज इंक्रीजेस, है ना? मतलब स्कैंडियम से वाइट्रियम भी साइज इंक्रीज हो रहा है, वाइट्रियम से लैंथेनम भी साइज इंक्रीज हो रहा है। तो आप सोच रहे होगे कि यहां पर साइज बराबर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि लैंथेनम जो है दैट इज नॉट अ f ब्लॉक एलिमेंट। लैंथेनम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट इज 5d16s2। यहाँ पे f ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं है। चूंकि f ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ है तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। बट इसके बाद से जो बाकी के ग्रुप्स हैं वहां पर जो थर्ड नंबर पे जो एलिमेंट्स हैं यानी कि जो थर्ड सीरीज के एलिमेंट्स हैं दे आर लैंथेनाइड्स, राइट? थर्ड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है? इनमें f ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम वहां पे देखते हैं क्या? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों अगला हम डिस्कस करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? सिंपल शब्दों में क्या होता है? आयोनाइज करने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, उसका जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए तुमको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है। सो दैट बेसिकली टेल्स यू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब उसको आयोनाइज करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ रहा है। ठीक है, दैट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, परफेक्ट। तो ट्रेंड होना कैसा चाहिए? इन जनरल पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है भाई, हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट जहां पर एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, तो यहां पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो पक्का होगा। यहां पे भी हम नोटिस करते हैं जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, इफ वी टॉक अबाउट सीरीज 1 यानी कि स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यहां पर भी जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है एक्सेप्ट एट फ्यू प्लेसेस। जैसे कि टाइटेनियम से वैनाडियम तक एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल
यहां पर हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। इन दो पोजीशंस में, इन दो जगहों पर हमें क्या देखने को मिलता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रही होती है। अब मैंने पहले ही बोला था भाई कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे तो एक्सेप्शन तो मतलब डी ब्लॉक के रग रग में है, तो आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे। ठीक है, चलो और देखते हैं कौन सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड को देखते हैं। हम नोटिस करते हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है दैट इज वेरी वेरी हाई। दे हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? इस क्यों का आंसर करता है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो क्या दिखता है कि इनके डी ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड है, इनके एस ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड है मतलब पूरी तरह से स्टेबल है, वो उनको किसी तरह का डिस्टर्बेंस चाहिए ही नहीं। बट तुम कह रहे हो कि नहीं, मुझे आयोनाइज करना है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब भाई तुम्हारी ऐसी मांग है कि तुम एक स्टेबल बंदे को अनस्टेबल करना चाह रहे हो, तो वो बंदा क्यों मानेगा? नहीं मानेगा, राइट? चूंकि वो नहीं मानेगा तो तुम्हें ढेर सारा एनर्जी देना पड़ेगा उसको आयोनाइज करने के लिए, और इसी वजह से जिंक, कैडमियम, मरकरी का आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होता है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जब हम बात कर रहे हैं, अभी तक तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि अगर पहला एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो किसी में से, सो दैट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, अब मेरा मन है कि मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालूं। भाई चाहत का कोई एंड नहीं है, एक निकाल लिया, दूसरा निकालना है, तो उस समय जो एनर्जी लगानी पड़ेगी दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, सेकेंड ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, तो जब हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो यहां पर हम क्या नोटिस करते हैं? देखो, वैल्यूज को देखते रहो, वैल्यूज के ट्रेंड को देखते रहो। ठीक है, आप नोटिस करोगे जब हम स्पेशली सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्रोमियम और कॉपर, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका वैल्यू जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा इनकी वैल्यू है, राइट? जो ध्यान से मेरी बात को सुनो, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जब बात हो रही है तो क्रोमियम और कॉपर का जो वैल्यू होना चाहिए था उससे ज्यादा वैल्यू है उनकी। ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब भी देता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, क्या कहता है? 3d5 4s1, है ना? तो जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमने किसको निकाल लिया? 4s1 को निकाल लिया। तो अब क्या बचा? 3d5। 3d5 क्या है? हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्टेबल होता है। अब इस हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो, मानेगा वो? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। इसीलिए इसका जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। बात करते हैं कॉपर की। कॉपर का आउटर कॉन्फ़िगरेशन देखो, 3d10 4s1। ठीक है, तो जब पहला इलेक्ट्रॉन तुमने निकाला तो तुमने कौन सा वाला निकाला? 4s1। अब जब तुम दूसरा निकालना चाह रहे हो, तुम कहां से निकालना चाह रहे हो? 3d10। मजाक है क्या? 3d10 फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है, नहीं निकालने देगा, नहीं निकालने देता है। इसीलिए इसका जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज वेरी हाई, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली स्टेबल है, वो स्टेबल से अनस्टेबल नहीं होना चाहता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम फोकस करें थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के भी मन नहीं भरा है, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना है। ठीक है, तो जब थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आप फोकस करोगे तो यहां पे क्या नोटिस करोगे? मैंगनीज की वैल्यू नोटिस करो। मैंगनीज की वैल्यू काफी ज्यादा है, जितनी होनी चाहिए थी उसके हिसाब से काफी ज्यादा है। क्यों है ज्यादा? आई थिंक यू विल आंसर इट योरसेल्फ, राइट? मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 3d5 4s2। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, 4s में से निकाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर से 4s में निकाला, अब क्या बचा? 3d5, हाफ फिल्ड, स्टेबल, उसको नहीं देना है इलेक्ट्रॉन, लेकिन तुम्हें लेना है। अब अगर लेना है तो खूब सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज वेरी वेरी हाई। इनफैक्ट अगर हम इन वैल्यूज पे फोकस करें तो हम देखते हैं निकल, कॉपर, जिंक, इन 3 एलिमेंट्स के लिए जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है दैट इज लाइक वेरी हाई। और इतनी हाई वैल्यू हमारे इस सोच का या फिर इस सवाल का भी आंसर करता है कि क्यों इन एलिमेंट्स में हमें 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलता है। चाहे कॉपर है, चाहे जिंक है, चाहे निकल है, इनमें हमें 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि 2 के बाद इलेक्ट्रॉन निकालना इनमें से काफी ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज देयर थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी वेरी हाई।
अब डिस्कस करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। हम देखते हैं कि सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि इसका भी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है स्कैंडियम एंड जिंक, राइट। तो मतलब अगर पहले सीरीज को फोकस करें, स्कैंडियम एकदम लेफ्ट की तरफ, जिंक एकदम राइट की तरफ, ये दो एक्सेप्शन हैं जो मल्टीपल या फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। इसके अलावा बाकी सारे के सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। क्यों शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? थोड़ा सा सोचो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो इनका वैलेंट शेल यानी कि NS होता है, और पेनल्टीमेट शेल बोले तो N-1D। अब इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है दैट इज वेरी लेस, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है, एक से दूसरे में कूदा फांदी करना थोड़ा सिंपल होता है। चूंकि कूदा फांदी करना सिंपल होता है, इसीलिए हमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। ठीक है, एक एक करके एग्जांपल लेके समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक्सेप्शंस की। ठीक है, स्कैंडियम के अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन कहता है 3D14S2। ठीक है, अब स्कैंडियम सोचता है कि भाई, सभी यही सोचते हैं कि भाई हमको स्टेबल होना है, स्टेबल होना ही सबका मुद्दा होता है। स्कैंडियम का भी वही है। तो स्कैंडियम सोचता है कि एक काम करते हैं, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, 3D का 1 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। अगर दे देंगे तो क्या होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर जाएंगे, यानी कि स्टेबिलिटी, राइट। तो स्कैंडियम कहते हैं कि भाई लो, ये तीनों इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +3। तो स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही पाया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें जिंक की, तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 3D10 4s2। ठीक है, तो जिंक सोचता है कि अगर मैं किसी तरह 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दूं तो क्या होगा, मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाऊंगा, बट एट द सेम टाइम मेरा जो 3D वाला ऑर्बिटल है वो तो फुल्ली फिल्ड है, यानी कि स्टेबल है, राइट। तो जिंक सोचता है कि ठीक है, फिर मेरे लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही अच्छा है। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई स्कैंडियम और जिंक की, मतलब दोनों तरफ के जो दो एक्सट्रीम एंड्स हैं उनकी कहानी हो गई, जहां पर हमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं किसी और एलिमेंट की, लेट्स से टाइटेनियम की बात करते हैं। तो टाइटेनियम का अगर आउटर कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3D24S2। ठीक है, अब देखो यहां पर कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि भाई टाइटेनियम सिर्फ 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2। अगर इसने 4s का 2 इलेक्ट्रॉन और 3D का 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3। अगर इसने 4s के 2 इलेक्ट्रॉन भी दे दिया और 3D के 2 इलेक्ट्रॉन भी दे दिए, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +4, राइट। तो यानी कि यहां पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3 या +4 भी हो सकता है। तो बच्चों, जब तुम सबके पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट को देखोगे तो तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा। कैसा पैटर्न? तुम देखोगे कि बीचों बीच लाई करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कई सारे हैं, 4, 5, 6, 7, इतने ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। और जैसे जैसे हम दोनों एक्सट्रीम एंड्स में जाते हैं तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम हो जाते हैं, राइट। जैसे देखो, तुमने खुद देखा, स्कैंडियम का 1 ही है, जिंक का 1 ही है, लेकिन स्कैंडियम से थोड़ा और सेंटर की तरफ आए तो टाइटेनियम का 3 है, वैनाडियम के केस में 4 हैं, +2, +3, +4, +5। ऐसे करते करते अगर मैंगनीज की बात करें तो +2 से लेकर के +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो ये जो पैटर्न हमें दिखता है, ऐसा पैटर्न क्यों दिखता है? ऐसा पैटर्न इसलिए दिखता है क्योंकि एक्सट्रीम एंड्स में लाई करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, या तो उनके पास इतने कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो इतने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अटेन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि स्कैंडियम के केस में, या फिर उनके पास इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को फालतू में शेयर नहीं करना चाह रहे होते हैं, जैसे कि जिंक के केस में। ठीक है, तो चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं मैंगनीज का। अगर मैंगनीज के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इट इज 3D54S2। तो अब देखो मैंगनीज के पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 4s के दोनों निकल जाए और 3D में से एक ही निकले, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि 4s के दोनों निकल जाए और 3D में से 2 निकले, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4। ऐसे करते करते
एक लास्ट पॉसिबिलिटी होगी कि 4s के भी दोनों निकल जाएं और 3d के भी पांचों निकल जाएं, तो उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +7। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि यहां पर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है मैंगनीज का, +2 +3 +4 +5 +6 +7, इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं। हालांकि इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स में से दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा स्टेबल हैं, +2 एंड +7। क्यों? क्योंकि देखो जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है उस समय कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो रहा है, 3d5, राइट, क्योंकि 4s2 तो हमने निकाल लिया, 3d5 जो कि हाफ फिल्ड है, स्टेबल है। ठीक उसी तरह से जब हम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं वहां पर 4s के 2 भी निकल जा रहे हैं और 3d के 5 भी निकल जा रहे हैं, तो बच क्या रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि अपने आप में स्टेबल है। तो इसीलिए +2 और +7 ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं ये ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो यहां पर हम कौन से वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, M2+/M। बोलने का मतलब है कि M से M2+ जितना इजीली बनेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है, ये M क्या है, मतलब कोई भी एलिमेंट, लेटर से कि इनमें से किसी भी एक एलिमेंट को हम M से डिनोट करते हैं, उसे M2+ जाने के लिए क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, तभी तो वो M2+ बनेगा, है ना। तो M से M2+ जितनी आसानी से बनेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका ट्रेंड कैसा होता है। ठीक है, ट्रेंड देखेंगे हम, लेट्स से पहले सीरीज में लेफ्ट टू राइट, हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाती है, मतलब वैल्यू तो नेगेटिव ही है बट जो वैल्यू है वो कम नेगेटिव होती जा रही है। हालांकि डी ब्लॉक एलिमेंट है तो भैया एक्सेप्शन तो होना ही है, तो एक्सेप्शन यहां भी है। कहां कहां एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि कॉपर के केस में हम देखते हैं कि भाई वैल्यू नेगेटिव ही नहीं है बल्कि पॉजिटिव है। इसके अलावा मैंगनीज, निकल, जिंक, इन सब के केसेस में हम देखते हैं कि वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा है, यानी कि जितना नेगेटिव होना चाहिए था उससे ज्यादा नेगेटिव है इनकी वैल्यूज। अब दिमाग में क्वेश्चन यही आएगा कि भाई इन एक्सेप्शंस का कारण क्या है ना, और इन एक्सेप्शंस के कारण को बताएगा कौन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ऐसा है कि सवाल अनेक और हर सवाल का जो सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पे छुपा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जिंक का, मैंगनीज का और निकल का। अगर बात करें मैंगनीज की तो इसका जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3d5 4s2। ठीक है, यानी कि मैंगनीज को अगर हम Mn से Mn2+ पे ले जाना चाहें तो क्या होगा, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, करेक्ट। तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड मतलब ज्यादा स्टेबल, राइट, ज्यादा स्टेबल। इसी ज्यादा स्टेबिलिटी को कौन बता रहा है, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू अगर हाई है, नेगेटिव हाई वैल्यू है, इसका क्या मतलब है कि ये M2+ स्टेट में जाने के बाद ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो रहा है, राइट। अब बात करते हैं जिंक की। जिंक का आउटर कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करो, 3d10 4s2। यहां भी वही कहानी, अगर जिंक Zn से Zn2+ पे जाता है यानी कि 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कैसा होगा इसका स्टेट, स्टेबल स्टेट यार, फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल, तो स्टेबल स्टेट अगेन। इसीलिए यहां पर भी इसकी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, हाई नेगेटिव वैल्यू, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब बारी है निकल की। निकल के केस में क्या होता है, 3d8 4s2। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो वैसी कहानी नहीं है। मान लो निकल अगर निकल से Ni2+ स्टेट में जाता है तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बट 3d8 तो ना तो फुल्ली फिल्ड है ना ही पार्टली फिल्ड है, तो फिर यहां पर इसका जो हाई नेगेटिव वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उसका कारण कुछ और ही है। और पता है वो कारण क्या है, इसका कारण है हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी की हाई वैल्यू के कारण ही निकल के केस में इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ हाई नेगेटिव वैल्यू। अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर के केस में इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, अगेन पूछो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो इट इज 3d10 4s1,
है ना। अब कॉपर को मैं ले जाना चाहती हूँ Cu2+ स्टेट में। पहला इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकलना पड़ेगा? 3d10 से। भाई 3d10 ऑलरेडी स्टेबल है, स्टेबल स्टेट को मैं अनस्टेबल करना चाह रही हूँ। क्या कॉपर आसानी से मानेगा? बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल से मानेगा। तो यानी कि कॉपर के केस में Cu से Cu2+ तक जाना आसान तो है ही नहीं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दैट इज़ वाई इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। बाकी केसेस में क्या था, मैंने क्या बोला था? M से M+2 जितनी आसानी से जाओगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी। यहाँ पर आसानी से जाना तो दूर की बात है, यहाँ पर कॉपर से Cu2+ जाना काफ़ी डिफिकल्ट है। इतना डिफिकल्ट है कि वहां पे जाने के लिए शायद तुम्हें अपने पॉकेट से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इट इज़ लाइक दैट, राइट। तो इसीलिए कॉपर के केस में हम देखते हैं एक एक्सेप्शन जहां पर इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज पॉजिटिव। तो बच्चों अभी भी कहानी कंटिन्यू रखेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, बट अब हम बात करेंगे M3+/M2+, यानी कि कोई भी M2+ स्टेट से M3+ स्टेट में जितनी आसानी से जाएगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, बट कौन से स्टेट्स की बात कर रहे हैं? 2+ से 3+ स्टेट की। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेंगे कई सारे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं स्कैंडियम का। ठीक है, अगर स्कैंडियम को 2+ से 3+ स्टेट में ले जाना हो तो सिचुएशन कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान देना। ठीक है, स्कैंडियम 2+ यानी कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया है, तो इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होगा? स्कैंडियम 2+ का 3d1। ठीक है, अब मुझे स्कैंडियम 3+ स्टेट में ले जाना है। 3+ मतलब स्कैंडियम से टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, तो मतलब ये जो 3d1 था वो 1 भी अब हम निकाल देंगे। तो स्कैंडियम कौन से स्टेट में चला जाएगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, विच इज हाईली स्टेबल, राइट। स्कैंडियम इसमें जाना चाहेगा, बिल्कुल जाना चाहेगा, है ना। तो यानी कि स्कैंडियम के केस में स्कैंडियम विल बी सुपर एक्साइटेड टू गो फ्रॉम 2+ टू 3+ स्टेट, राइट। तो इसीलिए हम नोटिस करते हैं कि स्कैंडियम के केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है दैट इज लो, और ये लो वैल्यू क्या शो करता है? शो करता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिंक का। जिंक 2+ की अगर हम बात करें तो जिंक 2+ का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d10, राइट, क्योंकि S के 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, राइट, क्योंकि अभी हम Zn2+ की बात कर रहे हैं। ओके, अब हम इसके 3+ स्टेट की बात करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। क्या एक और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल स्टेट में था, 3d10 था, d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड था, स्टेबल था। अब उसमें से तुम कह रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो खुश तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। चूंकि खुश नहीं होगा तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, राइट। यानी कि इस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं मैंगनीज का। तो मैंगनीज Mn2+ वाली स्टेट में जब होगा तब इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d5, राइट, क्योंकि ये Mn2+ है, मतलब 2 तो S के 2 तो पहले ही निकल चुके हैं। ओके, ठीक है, अब मैं इसे Mn3+ में ले जाना चाहती हूँ। आसान होगा? नहीं होगा, क्योंकि फिर वही कहानी यार, d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं देना है आसानी से, बट फिर भी तुम लेना चाह रहे हो, राइट। तो ऐसे केस में क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी वंस अगेन। बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की, आयरन की। आयरन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट इज 3d6 4s2। तो आयरन जब 2+ स्टेट में होगा तो क्या होगा? 3d6 होगा। बिल्कुल। अब ये एक्स्ट्रा स्टेबल नहीं है, तो अब आयरन को अगर तुम 3+ स्टेट में ले जाना चाहते हो, इसका मतलब 3d6 में से एक इलेक्ट्रॉन और हटाना चाहते हो, राइट। एक इलेक्ट्रॉन और हटा दोगे तो ये कौन से स्टेट में चला जाएगा? 3d5। यानी कि अगर उस एक इलेक्ट्रॉन को हम हटा देते हैं तो आयरन बल्कि स्टेबल स्टेट में चला जाएगा। तो इसका मतलब आयरन इस चेंज के लिए इंटरेस्टेड होगा, बिल्कुल इंटरेस्टेड होगा, बिल्कुल जोश में होगा आयरन 2+ से 3+ जाने के लिए। यानी कि आयरन के केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो लो होगी, राइट। तो आयरन का जो लो वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि Fe3+ जो है इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की कहानी बता रहा है।
तो बच्चों अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हमने क्या देखा, ये जो डी ब्लॉक वाले होते हैं ना, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये तो हमने देख लिया। अभी यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे हैलाइड्स के बारे में, ठीक है, इनके हैलाइड्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंगली हम ये नोटिस करते हैं कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, इनको सारे हैलाइड स्टेबिलाईज नहीं कर पाते हैं। कौन कर पाता है? सिर्फ फ्लोराइड्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फ्लोरीन में ऐसी क्या खास बात है। वैसे दो खास बातें तो है, एक इसका हायर लैटिस एनर्जी और दूसरा इसका हायर बॉन्ड एनर्जी। अगर बात करते हैं वैनाडियम के हैलाइड्स की, तो हम नोटिस करते हैं जब तक हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर जाते हैं, वैनाडियम के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो वहां पर हमें VF5 देखने को तो मिलता है, लेकिन कोई और हैलाइड देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि आयोडाइड या ब्रोमाइड या क्लोराइड, वो देखने को हमें नहीं मिलते हैं, राइट। तो यहां भी हम क्या देख रहे हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसको कौन स्टेबिलाईज कर रहा है? फ्लोराइड। तो बाकी हैलाइड्स के साथ क्या होता है? जनरली जो बाकी हैलाइड्स होते हैं वो हाइड्रोलिसिस अंडरगो करके बना देते हैं ऑक्सो हैलाइड्स। अगर बात करते हैं कॉपर के हैलाइड्स की, तो हम देखते हैं कि कॉपर के हैलाइड्स में CuX2, जहां पर X इज अ हैलोजन, इज नोन, CuX2 पाया जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, Cu का I2 यानी कि आयोडाइड फॉर्म जो है वो पाया नहीं जाता है। अब आप पूछोगे क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि Cu2+ जो है ये I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर CuI2 पाए जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? Cu2I2। इनफैक्ट अगर हम मैंगनीज के हैलाइड्स की बात करें तो हम देखते हैं कि मैंगनीज वैसे तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें MnF7 देखने को नहीं मिलता है, बल्कि क्या देखने को मिल रहा है? MnO3F, बोले तो ऑक्सोफ्लोराइड देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ अनोखी बातें थी व्हेन इट कम्स टू हैलाइड्स। बाकी आपको इस चार्ट में दिख ही रहा है कि जिस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स की काफ़ी वैरायटी थी, उसी तरीके से हैलाइड्स की भी काफ़ी वैरायटी है। जस्ट दैट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वहां पर हमें फ्लोराइड ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो बच्चों अब बात करने वाले हैं हम अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 3 क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये वर्ड्स आपके लिए नए नहीं हैं, आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि इनके बारे में हम फिजिक्स में भी बातें करते हैं, इसके बारे में हम केमिस्ट्री के भी दूसरे लेसन्स में हमने बातें कर चुकी है। बट अभी फिलहाल हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? जो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, राइट, जिनको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करता है। डायामैग्नेटिक रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मतलब फेरोमैग्नेटिज्म जो है आप कह सकते हो कि ये पैरामैग्नेटिज्म का ही एक एक्सट्रीम एंड है। मतलब पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, यहाँ पर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। मतलब इसीलिए मैंने बोला कि एक्सट्रीम ऑफ पैरामैग्नेटिज्म को ही हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल आयंस जो हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि पैरामैग्नेटिक होते क्यों हैं, किस वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप झांको और झांक के देखो कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होगा एक मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे निकालते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय √n × n+2, जहां पे n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी बढ़ेगा, राइट। और इसी मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या? उस मटेरियल का पैरामैग्नेटिक नेचर। तो इसीलिए अब अगर हम ट्रेंड की बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ट्रेंड की बात करें, तो हम क्या नोटिस करते हैं? जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करोगे तो आपको पता लगेगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक पॉइंट तक बढ़ रहा है, उसके बाद घटने लगता है। तो इन अ सिमिलर वे उससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो बच्चों ये डी ब्लॉक वालों की एक और खास बात ये होती है कि दे फॉर्म कलर्ड आयंस। कलर्ड आयंस, कलर कहाँ से आ गया यार पिक्चर में? देखो एक जनरल सी बात होती है, जब कभी भी हमें कलर्स दिख रहे होते हैं ना, इसका मतलब है कि उस चीज़ के होने के दौरान कुछ ऐसी रेडिएशन एमिट हो रही है जो विजिबल रेंज में फॉल कर रही है।
राइट हम सब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड रेज, ऐसे बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं। बट हमें दिखते कौन से वाले हैं? जो विजिबल रेंज में फॉल करता है, राइट, जो विजिबल लाइट के रेंज में फॉल करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो डी ब्लॉक वाले हैं इनमें ऐसी क्या खास बात है कि ये कलर्ड आयंस बनाते हैं? वेल, खास बात वही इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा हुआ है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्टली फिल्ड होते हैं। ठीक है, और इन पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स की वजह से ही ये कलर्ड आयंस बनाते हैं। होता कुछ यूं है कि डी ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनपेयर्ड है, मतलब वेल्ले हैं, उनकी पेयरिंग नहीं हुई है किसी के साथ। चूंकि वो वेल्ले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको इधर उधर से कहीं से भी एनर्जी मिलती है तो वो क्या होते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, वो सोचते अरे यार हाथ में पैसे आए हैं, चलो उड़ते हैं, राइट। तो अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं उस एनर्जी को लेके, बट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद वो रियलाइज करते हैं कि यार एक्साइटेड स्टेट में तो हम स्टेबल ही नहीं है, हम इतना ज़्यादा कूद रहे हैं, हम तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। फिर क्या करते हैं? फिर वो तुरंत वापस ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं। जब वापस आते हैं उस दौरान जो एनर्जी लेकर वो ऊपर गए थे उसी एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होती है ये फॉल करती है विजिबल रेंज में, और इसी वजह से हमें ये कलर्स दिखती हैं। एंड इसी वजह से हम कहते हैं कि जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं ये क्या बनाते हैं? ये कलर्ड आयंस बनाते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम एक बात बताओ कि ये डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स इतने कूदाफादी करते ही क्यों हैं? ये अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जंप करते ही क्यों हैं? तो इसका जवाब देता है डी ऑर्बिटल एनर्जी की स्प्लिटिंग। तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, वो एक थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी कि डी ऑर्बिटल मतलब 5 डब्बे बोले तो डी ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जा पाते हैं, राइट। एक एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअली जब हम एनर्जी लेवल के टर्म्स में देखते हैं तो इन 5 में से जो 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं ना वो सेम एनर्जी लेवल पे रहते हैं, जैसे कि DXY, DXZ, DYZ। जो बाकी 2 होते हैं दैट इज DX² - Y² और DZ², ये थोड़े से ऊपर एनर्जी लेवल पे रहते हैं। तो बेसिकली डी ऑर्बिटल के अंदर ही 2 एनर्जी लेवल्स बन गए, इन दोनों के बीच में एक हल्का सा एनर्जी गैप होता है, राइट। तो अब आप समझ रहे हो इट इज लाइक जो वेला बंदा था वो ऊपर कूदा कैसे? ऊपर कुछ था तभी तो वो ऊपर जा पाया, ऊपर कुछ होता ही नहीं तो कहाँ ही जाता, है ना। तो वो वाली कहानी है कि उसको कहीं से अगर उसके हाथ में पैसे आ रहे हैं तो वो पैसे लेके फुर ऊपर जा रहा है क्योंकि ऊपर कुछ है। तो यहाँ पर ऊपर क्या है? जो डी ऑर्बिटल है ना वो स्प्लिट हो रही है 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कूदा फांदी करने का मौका मिल रहा है, और वो कूदा फांदी कर रहे हैं उसी दौरान जो रेडिएशन एमिट हो रही है। जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं उस समय जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसी को हम देख रहे हैं एज अ कलर बेस्ड ऑन इट्स वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। तो अब बात करते हैं इन कलर्ड आयंस के ट्रेंड की। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। लेट अस सपोज हम बात करते हैं स्कैंडियम 3+ की। ठीक है, स्कैंडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नॉर्मल स्कैंडियम का क्या होता है? 3D1 4s2। अभी मैं कह रही हूँ स्कैंडियम 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? इसके डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है भाई, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कूदा फांदी करेगा कौन? जब कूदा फांदी होगी ही नहीं तो फिर काहे का कलर, राइट। जब कूदा फांदी ही नहीं होगी तो रेडिएशन एमिट ही नहीं होगी, तो इसीलिए इसका कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस। बात करते हैं टाइटेनियम 3+ की। ठीक है, टाइटेनियम का क्या होता है आउटर कॉन्फ़िगरेशन? 3D2 4s2। मैंने बोला टाइटेनियम 3+ मतलब इनमें से 3 हटा दोगे तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3D1। यानी कि डी ऑर्बिटल के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कूदा फांदी कर सकता है। जब वो ऊपर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, एनर्जी एमिट करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका कलर हमें क्या मिलता है? पर्पल। ये पर्पल आयंस बनाते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली कौन से कलर का आयन बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। याद है हमने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, याद है?
लाइमन, ब्रैकेट, बामर, पीफंड, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। वहाँ पर हम क्या करते थे, हम कैलकुलेट करते थे कि भाई इनका वेवलेंथ कितना है। वेवलेंथ जो है वो हमें बताता है कि भैया कौन सा कलर हमें दिखेगा, राइट। अब चलो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से टाइटेनियम 4+, ठीक है। टाइटेनियम 4+ अगर हम लेते हैं तो इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, वापस से 3D 0 हो जाता है, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब कलर क्या होगा, कलरलेस, राइट। तो अब लॉजिक समझ में आ रहा है, कलर्ड आयंस जो फॉर्म होते हैं वो किस लॉजिक से अलग अलग कलर के बनते हैं। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो डी ब्लॉक वाले हैं ये कलर्ड आयंस क्यों बनाते हैं। वो रीजन समझ में आ गया ना सबको, क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके डी ऑर्बिटल में, और ये डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इनको एनर्जी मिलते ही ये कूदा फांदी शुरू कर देते हैं और उसी दौरान हमें कलर्ड आयंस मिलते हैं। हमारे डी ब्लॉक वालों की खासियत एक नहीं है, अनेक है ना, जो कि अब तक हमको पता चल ही चुका है। तो ये जो डी ब्लॉक वाले होते हैं ना, ये काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बनाते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स आयंस भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स आयंस होते क्या हैं, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स आयंस कैसे पहचानोगे आप, जहां कहीं भी आपको दिख जाए एक मेटल आयन, ठीक है, जिससे जुड़े हुए हैं बहुत सारे एनायन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और ये एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से PtCl4 2-। Pt क्या है, प्लैटिनम विच इज अ मेटल। इस मेटल से जुड़े हुए हैं कौन, क्लोराइड के आयंस, राइट। तो ये बन जाता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ओके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, FeCN6⁻3-। देखो ये भी एक आयन है, ओवरऑल इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, राइट। इसके सेंटर पे क्या है, एक आयरन विच इज अ मेटल। आयरन के साथ जुड़ा हुआ है Cn- विच इज अगेन एन आयन, राइट। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सारे क्या हैं, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। जैसे FeCN6 4-, या फिर अगर हम बात करें हेक्सा एक्वा कॉपर के बारे में, ये सारे कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स आयंस के एग्जाम्पल हैं जिनके बीचों बीच आपको मिलता है एक मेटल आयन जिससे कनेक्टेड होते हैं कुछ एनायंस यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ओवरऑल ये जो आयन होता है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब अगला सवाल दिमाग में यही आता है कि ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो इतने सारे कॉम्प्लेक्स आयंस बनाता क्यों है, क्या खासियत है इन डी ब्लॉक वालों में कि ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये रहे इसके 3 मेन रीजन। पहला, कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयंस। मेटल आयंस का साइज छोटा होता है जिसकी वजह से ये अपने चारों तरफ दूसरों के साथ बाइंड कर लेते हैं। दूसरा, हाई आयोनिक चार्जेस। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है और हम देखते हैं कि हमारे डी ब्लॉक वालों के पास ना डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं अबाउट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देते हैं, बट उस रिएक्शन के दौरान वो खुद अनचेंज्ड रहते हैं। खुद ना तो कंज्यूम होते हैं ना कुछ होता है, वो खुद बिल्कुल अनचेंज्ड रहते हैं, लेकिन उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। इट इज लाइक कोई ऐसा बंदा आया जिसने 2 दोस्तों के बीच में लड़ाई लगवा दी, मतलब एकदम लड़ाई का स्पीड तो फटाफट से बढ़ा दिया, बट वो खुद जो है जैसा था वैसा ही रह के वहां से धीरे से निकल गया। तो कुछ ऐसा ही होता है कैटलिस्ट, ठीक है। अब हमारे जो ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं ना, ये जाने जाते हैं फॉर देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। यस, मतलब लड़ाई कराने में माहिर है ये, नॉट एग्जैक्टली, ये रिएक्शन को स्पीड अप कराने में माहिर है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये हमने अभी देखा राइट कि ये किस तरीके से कॉम्प्लेक्स आयंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। दूसरी खास बात इनकी ये होती है कि इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज के वजह से किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए ये बड़ी आसानी से किसी के भी साथ मिल करके कुछ भी एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हेबर प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह काम करता है फाइनली डिवाइडेड आयरन। आयरन क्या है? एक ट्रांजिशन मेटल है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट की तरह काम करता है निकल। निकल क्या है? अपना डी ब्लॉक वाला है।
तो बच्चों अभी मैंने क्या बोला कि ये जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं इनकी एक बहुत ही यूनिक या खास बात होती है कि ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और इसी वजह से ये बहुत ही इफेक्टिव कैटलिस्ट्स होते हैं। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैं दूंगी विथ Fe3+ यानी कि आयरन 3, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जब हम आयोडाइड और पर सल्फेट आयन के बीच का रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो इस रिएक्शन को देखते हैं। आयोडाइड बोले तो I-, पर सल्फेट बोले तो S2O8 2-। ये दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है I2 प्लस SO4 2-। क्या यहाँ पे कहीं भी आयरन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन अब देखो, जब हम इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है उसको चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहां पे एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है Fe3+। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम नोटिस करेंगे कि I- के साथ Fe3+ रिएक्ट करके बनाता है I2 प्लस Fe2+, और ये Fe2+ फर्दर रिएक्ट करता है S2O8 2- के साथ और बना देता है Fe3+ प्लस SO4 2-। ठीक है, अब देखो दोनों स्टेप को इफ यू टेकन टुगेदर, ऑब्जर्व बोथ द स्टेप्स, तो तुम्हें क्या क्या मिला आउटपुट में? आउटपुट में एक तो तुम्हें मिला I2, दूसरा तुम्हें मिला SO4 2-। और इस पूरे रिएक्शन के दौरान तुमने शुरू किया था Fe3+ से, लास्ट में भी Fe3+ ही मिला, यानी कि जो Fe3+ है, जो आयरन है, वो अनचेंज्ड रह गया ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। बट आयरन ने किया क्या? इस रिएक्शन को स्पीड अप करा दिया। क्योंकि आयरन की ये खास एबिलिटी थी कि ये सबके साथ रिएक्ट कर पाता है, उस वजह से इसने फटाफट से बीच में इंटरमीडिएट्स बना दिए, जिसकी वजह से ये रिएक्शन स्पीड अप हो गया। बट अगर आयरन की बात करें तो वो जैसा था वो वैसा ही रह गया लास्ट तक। राइट, तो समझ में आया आपको यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर कि आयरन किस तरीके से एक बहुत ही अमेजिंग कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है। हमारे ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? कब बनते हैं ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? तब बनते हैं जब बहुत छोटे वाले एटम्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये ट्रैप हो जाते हैं लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर। बड़े लैटिसेस के अंदर जब ये छोटे छोटे एटम्स ट्रैप हो जाते हैं तब बनते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इस तरह के कंपाउंड्स ना तो टिपिकली आयोनिक होते हैं, ना ही टिपिकली कोवेलेंट होते हैं। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज टाइटेनियम और कार्बन से बनता है TiC, मैंगनीज और नाइट्रोजन से बनता है Mn4n, आयरन और हाइड्रोजन से बनता है Fe3H। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के। इनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि लैटिस के स्ट्रक्चर के जो बीच के जो स्पेसेस होते हैं, जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस को ऑक्यूपाई करता है स्मॉल एटम्स। इस वजह से इनका नाम पड़ गया है, इनके इस नेचर की वजह से, इनके कॉम्पोजिशन की वजह से इनका नाम पड़ गया है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अगर हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये बहुत हार्ड होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, इनफैक्ट प्योर मेटल से भी ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ये मेटालिक कंडक्टिविटी को रिटेन करते हैं। जिस तरह से मेटल गुड कंडक्टर्स होते हैं उसी तरह से ये कंपाउंड्स भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। इतना ही नहीं, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब इनएक्टिव, इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं ये दूसरों के साथ। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक। तो इसके साथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कहानी तो खत्म होती है, लेकिन एफ ब्लॉक की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक और वन शॉट वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स हुए हैं क्रिस्टल क्लियर, तो कॉमेंट्स में जरूर लिख के बताओ हमेशा की तरह कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।